हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूँ A2 स्मार्ट क्लासेस में। केम छो, मजा में छो। आज मैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है जनगणना 2011 और 21। जैसा कि बच्चों आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, पटवार की और कंपटीशन एग्जाम की, ये जो टॉपिक है ये पटवार से लेकर राजस्थान पुलिस से लेकर IAS तक की एग्जाम में आता है। ये बड़ी एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम का टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे जनगणना पर। किस पे बात करेंगे बच्चों? जनगणना पे बात करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक सबसे ज़्यादा काम का है, जनगणना। आइए आज हम इसी पे बात करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत काम का है, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इन्हें जरूर नोट करते जाना, वीडियो को बीच में पॉज करते हुए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जनगणना पर। क्या होती है जनगणना? इधर देखिएगा। देखिए सिंपल सी बात समझिए, जनगणना दो शब्दों से मिलकर बना है। जन का मतलब होता है लोग यानी व्यक्ति, गणना का मतलब होता है गिनना, और इससे पता चलेगी संख्या का। किसका पता चलेगा? संख्या का, यानी जनसंख्या। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जनगणना एक प्रक्रिया है। क्या है बच्चों? जनगणना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जबकि जनसंख्या एक परिणाम है। इसलिए सरकार के द्वारा हर 10 साल में देश की आबादी का पता लगाने के लिए जनगणना कराई जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगणना कैसी प्रक्रिया है, ये जनगणना क्या है? तो जनगणना एक प्रक्रिया है और ये एक सांख्यिकीय प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? ये सांख्यिकीय प्रक्रिया होती है, स्टैटिकल प्रोसेस होती है। ध्यान रखिएगा, इसे गणितीय प्रक्रिया भी कह सकते हैं क्योंकि ये गणितीय प्रक्रिया का भाग ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनगणना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनगणना। तो जनगणना एक प्रकार की स्टैटिकल प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस बहुचरणीय होती है। इसमें कई चरण होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुचरणीय होती है। बहुचरणीय क्यों होती है? क्योंकि इसमें कई स्टेज होते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें काम किया जाता है आंकड़ों का एकत्रीकरण, उसके बाद इसमें किया जाता है आंकड़ों का एकत्रीकरण के बाद वर्गीकरण यानी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है बच्चों, और उसके बाद इसमें बात करें तो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बाद विश्लेषण, मूल्यांकन किया जाता है, और उसके बाद हम बात करें तो इसमें निष्कर्ष निकाला जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनगणना पर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। स्टेट से लेकर सेंटर तक की, पटवार से लेकर IAS तक की, हर एग्जाम में ये टॉपिक आता है। तो आज हमने बात कर रहे हैं जनगणना। तो जनगणना एक प्रक्रिया होती है, एक प्रकार की स्टैटिकल प्रक्रिया होती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना क्या है। तो जनगणना एक प्रकार की सांख्यिकीय प्रक्रिया होती है। इसे बहुचरणीय प्रक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें कई चरण होते हैं। चरण कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए चरण इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एक तो आंकड़ों का एकत्रीकरण करना होता है। सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट किया जाता है। एकत्रीकरण का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी इसमें आंकड़ों का संकलन किया जाता है। यानी डोर टू डोर हमारे संगणक घर घर जाके आंकड़े एकत्रित करते हैं। NSSO के कर्मचारी आंकड़े एकत्रित करते हैं। उन आंकड़ों को एकत्र करने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विभाजन किया जाता है, उनकी छटनी की जाती है। उसके बाद बात करें, उन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है टेबल के माध्यम से या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, यानी उन्हें सारणीगत रूप से या चित्र में प्रदर्शन के द्वारा दर्शाया जाता है ताकि विश्लेषण किया जा सके। उसके बाद उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, यानी एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी उनका विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। और उसके बाद उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि जनगणना के आंकड़े कितने घटे या बढ़े, यानी पुराने आंकड़ों से इसकी तुलना की जाती है और सरकार के द्वारा नए आंकड़े दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि जनगणना एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं जनगणना, और जनगणना सिंपल सी बात है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, जन प्लस गणना, यानी इसमें लोगों को गिना जाता है, उनकी आबादी का पता लगाया जाता है। इसलिए इसे जनसंख्या कहो या जनगणना कहो एक ही बात है। इसे जनसंख्या कहो या आबादी कहो एक ही बात है। अब आप बात करते हैं हम जनगणना पे। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, जनगणना एक प्रकार की सांख्यिकीय प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, जनगणना क्या है तो ध्यान से सुनना। एक निश्चित समयावधि के भीतर किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पन्न रहने वाली लोगों की संख्या को ही जनगणना कहते हैं, और इसके माध्यम से जनगणना के अंदर विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, जिसमें लोगों की आबादी, साक्षरता दर, कार्यभागिता दर, लिंगानुपात, घनत्व आदि सूचनाएं निकाली जाती है। इस प्रकार जनगणना एक सांख्यिकीय प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आबादी या जनसंख्या। इस पर एक दिवस बनाया जाता है दोस्तों, जिसे कहते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस कहते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस जो बनाया जाता है वो हर साल 11 जुलाई को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कब बनाया जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई को बनाया जाता है। आइए विश्व जनसंख्या दिवस पे बात करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या पर एक दिवस बनाया जाता है
और वो बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये कब बनाया जाता है? हर साल 11 जुलाई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को। अच्छा दोस्तों, 11 जुलाई को क्यों बनाया जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। विश्व की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही थी और विश्व का 11 जुलाई 1987 को विश्व का 5 अरबवां बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है मातेज गेस्पर। इनका जन्म युगास्लिया यूरोप महाद्वीप में हुआ और इनके जन्म के 2 वर्ष बाद 11 जुलाई 1989 को यूएनओ के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया गया। और उन्होंने विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए घोषित किया ताकि परिवार नियोजन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास किया जाए, सभी देश मिलकर सामूहिक रूप से जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य कर सके, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना भी एक देश के लिए नुकसानदायक है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी था और इसीलिए जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को। आइए विश्व जनसंख्या दिवस से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात आती है विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 11 जुलाई 1989 से। सॉरी, इसकी शुरुआत हुई 1989 से। अगर आपसे सन पूछे तो ध्यान रखिएगा 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी। और पहला विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया था? तो पहला विश्व जनसंख्या जो दिवस बनाया गया था वो बनाया गया था 11 जुलाई 1989 को। 11 जुलाई 1989 को पहला विश्व जनसंख्या दिवस बनाया था। अभी हाल ही में कौन सा बनाया ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आ सकता है, नोट कर लीजिएगा कि अभी हाल ही में कौन सा बनाया गया। तो अभी हाल ही में 32वां विश्व जनसंख्या दिवस बनाया गया, ये नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर में क्वेश्चन बनता है। तो अभी हाल ही में कौन सा जनसंख्या दिवस बनाया गया है? 32वां जनसंख्या दिवस बनाया गया। दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले समय में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा जनसंख्या दिवस बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 32वां विश्व जनसंख्या दिवस बनाया गया था। और ये कब बनाया गया? शनिवार को बनाया गया था, 11 जुलाई 2020 को। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 11 जुलाई 2020 को ये बनाया गया था। इसके अलावा इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, इसकी विषय भी पूछी जा सकती है। तो इसकी जो थीम है वो है ये है महामारी, स्वास्थ्य और के दौरान लड़कियों तथा महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता के संबंध में इसकी विषय रखा गया है 2020 का। वही 2019 में इसका विषय रखा गया जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन। और वही 2018 में बात करें तो मानव कल्याण के लिए परिवार नियोजन। तो इस तरह से आपसे थीम पूछी जा सकती है। वही इससे पहले 2019 में हमने कौन सा जनसंख्या दिवस बनाया था? 31वां। और वही 2018 की बात करें तो हमने इससे पहले 30वां बनाया था। वही पहला पूछे तो 11 जुलाई 1989 को बनाया था और अगर शुरुआत पूछे तो 1989 से की थी। तो ध्यान रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को बनाया जाता है। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें वो भी आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी सिफारिश किसने करी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो सिफारिश करी थी वो केसी जेकरिया ने की थी। ये केसी जेकरिया कौन है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सीनियर डेमोग्राफर है। ये वर्ल्ड बैंक में सीनियर डेमोग्राफर है और ये 1970 से लेकर 1989 तक उस पोस्ट पर 87 तक उस पोस्ट पर रहे। और इन्होंने ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा कि जनसंख्या की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि हर देश के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के बढ़ने के आशंकाएं ज़्यादा रहती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास करना आवश्यक है। और उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर यूएनओ के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस घोषित हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की घोषणा किसने करी थी? यूएनओ ने। अच्छा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वही अगर हम बात करें कारण क्या था, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कारण क्या था। तो कारण ये था कि विश्व का 5 अरबवां बच्चा मातेज गेस्पर का जन्म, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, विश्व का 5 बिलियन बेबी मातेज गेस्पर, 5 अरबवां बच्चा मातेज गेस्पर का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1987 को। और जनसंख्या की इस बढ़ती रफ्तार को देखते हुए इसके जन्म के 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, ध्यान रखिएगा, आफ्टर 2 ईयर्स, जन्म के 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर्स यानी 11 जुलाई 1989 को वर्ल्ड यूएनओ के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया गया। अच्छा, इसके घोषणा करने का कारण क्या था? इसका करने की आवश्यकता ये थी कि जनसंख्या नियंत्रण पे कार्य किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए।
तथा परिवार नियोजन पर कार्य किया जाए। जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया जाए तथा परिवार नियोजन की व्यवस्था की जाए ताकि जनसंख्या ना बढ़ सके, ये इसकी आवश्यकता थी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस की सिफारिश किसने की थी? तो केसी जेकरिया ने की थी। केसी जेकरिया कौन है? तो सीनियर डेमोग्राफर है वर्ल्ड बैंक के अंदर। वही बात करें, इसकी घोषणा यूएनओ ने करी। कब करी? तो ध्यान रखिएगा 1989 को करी। और यह कब बनाया जाता है? हर साल 11 जुलाई को बनाया जाता है। और पहला कब बनाया था? 11 जुलाई 1989 को। और अभी हाल ही में कौन सा बनाया? 32वां। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा काम का है, जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट से, जनसंख्या, इसका जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है डेमोग्राफी में। किसमें किया जाता है? इसका अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। डेमोग्राफी वर्ड का जो प्रतिपादन किया था वो फ्रांस के एक विलार्ड ने किया था। कब किया था? 1855 में किया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस डेमोग्राफी शब्द का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है जनसांख्यिकी या जनकांकी। ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉपुलेशन का अध्ययन साइंस की कौन सी ब्रांच में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा डेमोग्राफी में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी का मतलब ही जनसांख्यिकी होता है। और जो डेमोग्राफी में कार्य करता है उसको डेमोग्राफर बोलते हैं, जो कि केसी जेकरिया थे, जो कि डेमोग्राफर थे, सीनियर डेमोग्राफर थे वर्ल्ड बैंक में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने आपको जनसंख्या के बारे में बताया। अब ध्यान रखिएगा, जनगणना, इसे इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। मैं कुछ बेसिक बातें आज आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक बहुत लेंथी है और इसे मैं कई पार्ट में आपके सामने लेकर आऊँगा, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा। तो बात करें जनगणना, जनगणना को अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं इसको? सेंसस कहते हैं। ये सेंसस वर्ड कहाँ से है ये भी जानना जरूरी है। तो इस सेंसस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है ये इटालियन भाषा से हुआ है और ये इटालियन भाषा के सेंसर वर्ड से हुआ है। या सेंसर का मतलब होता है रोमन लोक सेवक, यानी इटली में जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सर्वेक्षक होते हैं, उन्हें वहाँ सेंसर कहा जाता है और सेंसर से बना सेंसस। ध्यान रखिएगा, सेंसर से ही बना सेंसर। वही बात करें इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य होता था सर्वेक्षण करना। ये सरकारी आदेशों पर प्रत्येक 5 साल के अंदर जनसंख्या, आर्थिक, बेरोजगारी, सेना संबंधी आंकड़े एकत्रित करते थे, इसलिए इनको सेंसर कहा जाता था। तो सेंसर एक इटालियन वर्ड है, ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब होता है सर्वेक्षण करता, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो सर्वेक्षण कार्य किया वो रोम के 6ठे शासक सर्वियत टालियस के कार्यकाल में किया था। ध्यान रखिएगा, सर्वियत टालियंस के कार्यकाल में उन्होंने ये कार्य किया था। तो सर्वियत टालियंस के कार्यकाल में ये सबसे पहले सेंसस का काम इटली में हुआ था और इन्हीं सेंसर वर्ड से सेंसस बना। तो आज मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि जनगणना क्या है। तो जनगणना एक प्रक्रिया होती है, एक सांख्यिकी प्रक्रिया होती है जिसमें आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अच्छा, जनगणना किसे कहता है मैं इसको और स्पष्ट करना चाहूँगा। जनगणना एक प्रकार की सांख्यिकी विधि होती है जिसमें एक निश्चित समयावधि के भीतर एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पन्न होने वाले लोगों की संख्या तथा उनसे रिलेटेड अन्य तथ्य जैसे साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, कार्यभागिता दर आदि से जुड़े आंकड़े एकत्र करना ही जनगणना कहलाता है। जनगणना एक बहुचरणीय प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें कई तरह के स्टेप होते हैं, जैसे आंकड़ों को एकत्र करना, फिर उन्हें वर्गीकृत करना, उन्हें छांटना, उन्हें प्रस्तुत करना, उन पर मूल्यांकन करना, उनके आंकड़ों पर विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। इस तरह से जनगणना होती है। अब बच्चों बात करते हैं जनगणना से क्या निकाली जाती है? जनसंख्या। क्या निकाली जाती है? जनसंख्या। जनसंख्या एक परिणाम होता है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के जब परिणाम आएंगे तो 2 तरह के परिणाम आएंगे, या तो जनसंख्या में वृद्धि होगी या जनसंख्या में कमी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जनसंख्या क्या है। जनसंख्या का मतलब होता है एक निश्चित समयावधि के दौरान एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। तो हर देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या बदलती रहती है क्योंकि समय के साथ ये बदलती रहती है। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मिनट में 29 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी दुनिया का 6ठा नागरिक भारतीय है। ध्यान रखिएगा, भारत में जनसंख्या रफ्तार ज़्यादा है।
और भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 17.64 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या किसे कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा एक निश्चित समयावधि के दौरान एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले लोगों की कुल संख्या को ही हम जनसंख्या कहते हैं। और जब जनसंख्या जो परिणाम निकलता है उससे दो तरह के रिजल्ट आएंगे, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। कमी होने से क्या उत्पन्न होता है और वृद्धि होने से क्या उत्पन्न होता है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इससे गरीबी, बेरोजगारी, असहायता, भुखमरी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वही जनसंख्या में जब कमी होती है तो इसमें पर्याप्त जन संसाधन की कमी होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे भूमंडल ज़्यादा है, वहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़मीनें ज़्यादा है और लेकिन आबादी कम है। तो विकसित देशों में जनसंख्या कमी पाई जाती है, जबकि आप विकासशील और निर्धन राष्ट्रों में आप जनसंख्या वृद्धि देखेंगे। अब बात करते हैं जनगणना पर। जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप। जनगणना का हम प्रशासनिक स्वरूप पढ़ते हैं। प्रशासनिक स्वरूप की बात करें तो जनगणना कराने का दायित्व किसका है, तो ध्यान रखिएगा जनगणना का क्या संविधान में उल्लेख है, तो दोस्तों इसका संविधान में उल्लेख है। संविधान में इसके उल्लेख का है तो संविधान में इसका उल्लेख भाग 11 में अनुसूची 7 में आर्टिकल 246 में, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 246 के तहत केंद्र सरकार जनगणना कराती है। वही बात करें जनसंख्या जनगणना का जो दायित्व है वो किसका आता है, तो ये दायित्व केंद्र सरकार यानी भारत सरकार का आता है। और ये कौन सी सूची का विषय है, तो ध्यान रखिएगा ये संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है, ध्यान रखिएगा। और संघ सूची में ये कौन से क्रमांक पे है, तो ये विषय क्रमांक 69 में इसका उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। वही जनगणना कौन से मंत्रालय के अधीन कराई जाती है, तो वो उस मंत्रालय का नाम है गृह मंत्रालय। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जनगणना कौन सा होम मिनिस्ट्री कराती है, तो होम मिनिस्ट्री कराती है। गृह मंत्रालय में बात करें तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, ये आप सबको ध्यान रहना चाहिए, अमित शाह है। तो वर्तमान गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, अमित शाह। वही बात करें प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये ध्यान रखिएगा, तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा भारत में जनगणना कराना अनिवार्य है, क्योंकि जनगणना का संविधान में उल्लेख है, इसलिए इसकी अनिवार्यता पूछी जाए तो बिल्कुल जनगणना कराना अनिवार्य है। जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है, तो होम मिनिस्ट्री कराती है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जनगणना कौन सा विभाग करता है, तो जनगणना जो करता है उस विभाग का नाम है केंद्रीय जनगणना तथा पंजीयन निदेशालय। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बात कर रहे हैं हम जनगणना पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जनगणना पे, तो जनगणना कौन कराता है, तो ध्यान रखना जनगणना भारत सरकार कराती है और भारत सरकार में होम मिनिस्ट्री कराती है और होम मिनिस्ट्री के अंडर में केंद्रीय जनगणना तथा पंजीयन निदेशालय करता है, यानी सेंट्रल सेंसस तथा रजिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट नाम का एक विभाग होता है जो ये जनगणना करता है। और इसके जो हेड होता है इसको हम RGCCI बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। RGCCI की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में विवेक जोशी है। वही भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करें तो हेनरी प्लाउडेन थे, और आज़ाद भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करें तो आर्य गोपाल स्वामी थे। वही 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त जो थे RGCCI थे वो थे डॉक्टर C चंद्रमौली। वही उसके बाद बात करें तो 2016 में डॉक्टर शैलेश थे। वर्तमान में विवेक जोशी है। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में भारत में केंद्रीय जनगणना आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखिएगा नोट कर लीजिएगा विवेक जोशी है। वही राजस्थान जीके में ध्यान रखिएगा PK कोठारी इस समय राजस्थान में जनगणना प्रभारी है, जनगणना सेंसस ऑफिसर है, ध्यान रखिएगा। और वही बात करें उनसे पहले 2011 में शुभराज सिंह थी, ये ध्यान रखिएगा। अब जनगणना के आंकड़े एकत्र कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा जनगणना के जो आंकड़े एकत्र होते हैं वो प्रति दशक के अंतराल में होते हैं, 10 साल के अंतराल में होते हैं, 10 वर्ष के दौरान होते हैं। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है, तो ध्यान रखिएगा हर 10 साल में कराई जाती है। और ये आंकड़े एकत्र कौन करता है, तो आंकड़ों को जो एकत्रीकरण करता है वो NSSO करता है, ध्यान रखिएगा। आंकड़ों का जो एकत्रीकरण करता है वो NSSO करता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है कि NSSO का पूरा नाम क्या है। NSSO का पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ध्यान रखिएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। तो भारत में इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण कार्यालय, ध्यान रखिएगा। ये जनगणना के आंकड़े एकत्र करता है हर 10 साल के दौरान। और
ये रिपोर्टिंग किसको करता है, तो ध्यान रखिएगा CSO को करता है, ध्यान रखिएगा CSO को ये रिपोर्टिंग करता है। और RGCCI जनगणना से रिलेटेड आंकड़े प्रस्तुत करता है, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो ध्यान रखिएगा। वही बात करें, जनगणना कौन से अधिनियम के तहत कराई जाती है, तो जनगणना अधिनियम 1948 प्रभावी समय 1948 के तहत भारत में जनगणना कराई जाती है, और इसी अधिनियम के तहत RGCCI की नियुक्ति की जाती है। वही जनगणना पे नियमावली भी बनी है, तो ध्यान रखिएगा जनगणना नियमावली अभी कौन सी लागू हो रही है, 1990 वाली हो रही है। तो जनगणना नियमावली 1990 है। तो ध्यान रखिएगा, आज मैंने आपको बेसिक बातें बताई जो कि एग्जाम के पॉइंट से पूछी जा सकती है। तो भारत में जनगणना कराना अनिवार्य है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। संविधान में इसका उल्लेख भाग 11 अनुसूची 7 आर्टिकल 246 में। जैसे कि आपको बताया मूल संविधान में 22 भाग थे, अभी तो वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। तो भाग 11 में इसका उल्लेख है, अनुसूची 7 में और आर्टिकल 246 के तहत भारत में जनगणना कराना अनिवार्य है, और भारत में जनगणना गृह मंत्रालय करवाता है। वही जनगणना का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार को क्यों, क्योंकि जनगणना का उल्लेख संघ सूची में यानी यूनियन लिस्ट के 99 विषयों में 69 विषय में जनगणना का लिखा हुआ है। इसलिए भारत में जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री करवाती है। ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री ये काम किस डिपार्टमेंट से कराती है, तो उसका नाम है केंद्रीय जनगणना तथा पंजीयन निदेशालय, और इसके हेड को हम RGCCI कहते हैं। और एट प्रेजेंट वर्तमान में RGCCI कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, विवेक जोशी है। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय जनगणना नायक कौन है, विवेक जोशी है। वही बात करें जनगणना कितने समय अंतराल में होती है, तो हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। और दुनिया में सबसे पहले दशकीय जनगणना, इसको हम दशकीय जनगणना कहते हैं, क्योंकि भारत में भी जनगणना दशकीय आधार पे होती है। तो दुनिया में सबसे पहले दशकीय जनगणना किस देश ने कराई थी, अमेरिका ने कराई थी 1790 में। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि दुनिया में सबसे पहले जनगणना कराने वाला देश कौन था, तो दशकीय जनगणना कराने वाला देश अमेरिका था, जिसने 1790 में कराई। वही दुनिया में सबसे पहले जनगणना कराने वाला देश स्वीडन है। नोट कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं जो आपके लिए काम का है। दुनिया में सबसे पहले जनगणना कराने वाला देश स्वीडन है, जिसने 1749 में कराई थी। वही भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुई वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये नोट कर लीजिएगा, कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी, लेकिन ये भारत की एकमात्र अनियमित जनगणना थी, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं थी, विधिवत नहीं थी, और दशकीय आधार पर नहीं थी। तो भारत में विधिवत रूप से, आधुनिक पद्धति के आधार से, नियमित रूप से जनगणना की जो शुरुआत हुई वो 1881 से हुई। ये भी नोट कर लीजिएगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये नोट कर लीजिएगा, इसे भारत की प्रथम विधिवत जनगणना कहते हैं, आधुनिक पद्धति के आधार पर जनगणना कहते हैं, नियमित जनगणना कहते हैं, व्यवस्थित जनगणना कहते हैं, दशकीय आधार की जनगणना कहते हैं। और तब से लेकर अब तक भारत में दशकीय जनगणना होती है। तभी आपने देखा होगा हर साल जब जनगणना होती है तो उसके लास्ट में एक आता है, जैसे 2001, 2011, 2021, वही 1951, 1961, 1971, यानी 1881 से ये परंपरा शुरू हुई थी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 2021 में जनगणना होने जा रही है। 2021 की जनगणना की अधिसूचना जारी हो चुकी है। यह अधिसूचना 28 मार्च 2019 को हुई थी, और गृह राज्य मंत्री के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसका लोगो भी जारी हो चुका है, और ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जो कि मोबाइल ऐप के द्वारा होगी। तो अगले वीडियो में आपको जनगणना का इतिहास बताऊंगा, और साथ ही करंट अफेयर में पढ़ेंगे हम 2021 के बारे में। तब तक जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल V2 स्मार्ट क्लासेस के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।